क्या कल घोषित होने वाले 4 प्रदेशों के चुनाव परिणामों के साथ भारत तोड़ो यात्रा एक नए पड़ाव पर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने को खड़ी है? क्या इन चुनाव परिणामों के सहारे भारत को तोड़ने की इच्छुक देश और विदेश में बैठी हुई शक्तियां एक बार फिर एक नए टूल किट के साथ तैयार हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव परिणामों और उसके प्रभाव पर बात करूंगी। चुनाव में क्या समीकरण बने, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन आगे आएगा, इस सब में मेरी कोई रुचि नहीं है, ना मैं इस पे बात करने वाली हूँ। मुझे तो एक नई दिखाई देने वाली प्रवृत्ति बहुत चिंतित कर रही है। जब से हिंदी हार्टलैंड कहें या जिसको लोग नफरत में काऊ बेल्ट कहते हैं, उसके 3 प्रदेशों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। एक नई किस्म का नैरेटिव, एक नई किस्म की बात शुरू हो गई है, एक नई किस्म का प्रचार शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में अनगिनत हैंडल्स ने एक साथ एक ही बात करनी शुरू कर दी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो एक नॉर्थ की पार्टी है या उत्तरी भारत की पार्टी है और जो दक्षिणी भारत में उसका प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि दक्षिणी भारत के लोग अधिक समझदार और सुसंस्कृत हैं और इसलिए वो कांग्रेस को ही चुनेंगे और वो भाजपा को वहां नहीं घुसने देंगे। और बिल्कुल जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय होता था या जिस समय जातिगत विद्वेष भड़काने की कोशिश हो रही थी उस समय होता था, या जिस समय हिंदू सिख डिवाइड बढ़ाने की कोशिश हो रही थी उस समय होता था, एक जाने या बहुत छोटे छोटे हैंडल्स भी अचानक आकर इस डिवाइड के आधार पे नॉर्थ इंडियंस को या उत्तरी भारत के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को अपशब्द और अपमानजनक बातें कहना शुरू कर देते हैं। जब आप उनके हैंडल्स को जाकर देखें तो आप देखेंगे वही रिपीट ऑफेंडर हैं जो पहले भी यही काम कर रहे थे, और सडनली उन्हीं में से एक आता है और आकर उसके खिलाफ उतनी ही भद्दी बातें बोलने लगता है और वहां पर एक घमासान छिड़ जाती है। अब इसमें क्या है कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जब जातिगत विद्वेष की बातें होती थी तब भी बहुत से हैंडल ऐसे होते थे जिनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो उसमें ऐसे थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ऐसी ही कुछ चीज यहां पर भी दिखाई दे रही है। अब ये जो बार बार नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं, जो ये कहते हैं दक्षिणी भारत ऐसा है और उत्तरी भारत ऐसा है, जो ये कहते हैं कि जो उत्तरी भारत सोचेगा वो दक्षिणी भारत नहीं सोचेगा, वो अपनी सभी हदें पार कर जाते हैं। वी द्रविड़ियन या इससे मिलते जुलते नाम का एक हैंडल था जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहता है, उसने तो यहां तक कह दिया कि इस इलेक्शन रिजल्ट के आधार पर उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग अलग कर देना चाहिए, 2 अलग देश बना देने चाहिए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये षड्यंत्र कितना गहरा है, जिसको हम लोग हंसी मजाक समझ रहे हैं। और ये इस किस्म की बातें जब एक बार चल पड़ती हैं और अगर वो शुरू में ही खत्म ना हो जाए, मतलब कि लोग उस पर ध्यान न दें, वो अपनी मौत न मर जाए, तो फिर ये एक बड़ी खुराफात को जन्म दे देती हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ये जो एक मिथ फैलाया जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, सबसे पहले तो हम अभी के इलेक्शंस की बात ही कर लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आर वेंकट रमन रेड्डी, इन्होंने जो सिटिंग थे सीएम, उनको 6700 मतों से हराया है। असेंबली इलेक्शन में 6700 मत बहुत कम नहीं होते हैं। और खास बात है कि उसी सीट से रेवंत रेड्डी भी खड़े थे, जो कि कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष और उनके प्रोजेक्टेड सीएम थे। इन दोनों को हराकर भारतीय जनता पार्टी के आर वेंकट रमना रेड्डी जीते थे। अगर ऐसा कुछ होता तो उन दोनों को दोनों इतने बड़े नाम हैं, उनको दोनों को हराकर क्या ही जीत सकते थे। दूसरा मैं ये बताऊंगी कि टी राजा होश महल हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को। 2018 में जो वोट प्रतिशत 6.98 था, 6.98% जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, वो 2023 में बढ़कर 13.9% हो गया है, जो लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे लेकिन एक स्टीडी बढ़त बना रही है। एक खबर जो अभी शायद नई खबर है कि केरल की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी चुनाव हुए, तो वहां पर एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी का ही स्टूडेंट विंग है, उसने वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद लिए, और जो उनकी
जो फैकल्टी वाले जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी 26 में से 28 में से 16 करीब करीब पद एबीवीपी ने जीते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में से 28 में से 25 एमपीज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही जाते हैं। अभी सब विंध्य पार के उस तरफ के देश हैं। और अगर हम विंध्य के उधर के देश जिनमें हम उड़ीसा, गोवा और ये दक्षिणी भारत के 5 प्रदेश, इनको सबको जोड़कर देखें तो जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है इन प्रदेशों से वो भारतीय जनता पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस से ज्यादा है। तो इससे ये समझ में तो आता है कि ये जो ये प्रपंच फैलाया जा रहा है इस प्रपंच में कोई दम नहीं है, ये प्रपंच एक झूठ है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी है, कभी सरकार बनाएंगे और कभी नहीं भी बनाएंगे, वो सरकार बना चुके हैं और ऐसा नहीं है कि वो हाशिए पर है वहां पर। तेलंगाना में ये अपनी बढ़त हासिल कर रहे हैं। तो इससे ये जो है इनका एक प्रपंच है ये तो यहीं खत्म हो जाता है। पर एक चीज और है कि इस प्रपंच को इनको शक्ति कहां से मिलती है। आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में नहीं है तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कांग्रेस भी तो जीरो है। ये कैसे मान लिया जाए कि विंध्य के उस पार दक्षिणी भारत में बीजेपी को बढ़त नहीं मिलती है, बीजेपी को पैर दबाने की जगह नहीं मिलती है, पर कांग्रेस को मिली हुई है। असल में इसकी एक वजह और होती है कि तमिलनाडु में या आंध्र में या इनमें किसी में घुसना इतना मुश्किल क्यों होता है किसी और पार्टी को। बात यह है कि इन प्रदेशों में जो स्टेट पार्टीज है वो बहुत मजबूत हैं। ये कांग्रेस को भी नहीं घुसने देती हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं घुसने देती हैं और ये आपस में एक दूसरे के प्रदेश में खुद भी नहीं घुस पाते। केरल में जो शक्तिशाली है वो तमिलनाडु में नहीं है, जो तमिलनाडु में शक्तिशाली है वो आंध्र में नहीं है। तो ये सारी चीजें अब हो तो रही है, हम लोग इसको होते हुए देख रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर ऐसी कहीं भी बहस हो रही है, चाहे वो वर्चुअल दुनिया में हो चाहे वो वास्तविक दुनिया में हो, हमारा सबसे पहला काम तो है कि ऐसी बहस को दूर से नमस्कार कर लें। और अगर उसमें बोलना भी पड़े तो किसी भी हालत में किसी भी वर्ग के लिए किसी तरह का कोई अपमानजनक शब्द न बोला जाए, कोई ऐसी बात न बोली जाए जिससे वो खाई बढ़े। ये मैं हर जगह कहती हूँ, चाहे वो जातिगत कोई बहस हो रही हो, चाहे कोई वो हिंदू सिख को लेकर कोई बहस हो रही हो, नॉर्थ और साउथ को लेकर कोई बहस हो रही हो, कहीं भी बहुत संभल कर ये बात करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विघटनकारी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। इसमें एक रास्ता दिखाने की कोशिश करी है। चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद भाजपा मुख्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना वक्तव्य दिया, जो उन्होंने एड्रेस किया अपने कार्यकर्ताओं को और देश को, वहां उन्होंने इस बात पे स्पष्ट कहा है कि विघटनकारी शक्तियां हैं जो हमारे देश को अलग अलग तरीके से विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये उनका मैसेज था देश में बैठी ऐसी शक्तियों के लिए भी और विदेश में बैठी हुई ऐसी शक्तियों के लिए भी। उम्मीद है कि हम सब इस बात को समझ के और बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम ये चर्चा करेंगे जो अमेरिका भारत को बार बार वहां होने वाली भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के कथित जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए टोकता है, उसका क्या रहस्य हो सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका क्या परिणाम है। हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।